Sai Ram, God bless you all. मोहित, ऋतु, हो सके संभव हो सके तो कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। संभव नहीं है, संभव है फिर भी क्यों ऐसे वाले काम करते हो। चलिए आज एक जरूरी बात वहीं से आरंभ करते हैं कि अभी जब हाफ ईयरली असेसमेंट हुआ था तो कैसे हुआ था, क्या प्रोसेस थी? बोलो, भूल गए? हाफ ईयरली असेसमेंट पहले गूगल फॉर्म पे हुआ था, उसके बाद व्हाट्सएप पे पीडीएफ भी दी हुआ थी। था, है ना? तो इस बार कोशिश करेंगे कि कुछ और नया, कुछ और अच्छा सोच पाए। इस वजह से आवश्यकता है कि आप लोग बिल्कुल अवेयर होके, बहुत अटेंटिव होके क्लासेस को अटेंड करें। आरंभ में भी ये निवेदन किया था, आरंभ में भी ये समझाया था, ये मानकर चलिए कि इस बार जो आपका ये पूरा सत्र ऑनलाइन ही बीत गया है। ईश्वर से मना रहे हैं, भगवान करे फाइनल एग्जाम के टाइम तक स्कूल खुल जाए। बहुत अच्छी बात होगी अगर आप स्कूल में आकर ही एग्जाम दे पाएंगे, फिर तो बात ही निराली है, बहुत अच्छी बात है। मैम अभी 15 से नहीं खुल रहे? हाँ, खुल रहे हैं, 15 से खुल रहे हैं, लेकिन बच्चों के आने का परसेंटेज है ना, आप लोग किस तरह से आते हैं। अब क्या होता है ना कि कुछ बच्चे ऐसे जगह पर रह रहे हैं जिनको कोई दिक्कत है आने में, तो लेट्स सी। लेकिन भगवान से प्रार्थना यही है कि 100% हम कामयाब हो जाएं। अभी भी आप सभी बच्चे देख ही रहे हैं कि टीचर्स तो अभी भी स्कूल आ रहे हैं, ऑफलाइन के लिए भी हम लोग आ रहे हैं। तो आप लोग एक बच्चे आए, 2 आए, 10 आए, टीचर्स आपके लिए अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल अवेलेबल है स्कूल में। स्कूल के बाद फिर ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन के बाद फिर व्हाट्सएप पे भी हम सभी उपलब्ध हैं। व्हाट्सएप से भी काम नहीं चलता तो आप फोन भी कर सकते हैं। मायने टीचर्स आपके लिए 24/7 उपस्थित है। अब निर्भर ये करता है कि आप लोग कितना पार्टिसिपेशन कर रहे हो, आप लोग कितनी सक्रियता से अपनी जो शंकाएं हैं, जो डाउट्स हैं वो पूछ रहे हो, कितना परसेंट क्लास में पढ़ाया हुआ आप रिवाइज कर रहे हो। और रिवाइज करने का मेरा मतलब है सच में आप समझ रहे हो। तो समय को काटना नहीं है, उसको यूटिलाइज करना है, उसका सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ना है। तो जो बच्चे सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, निसंदेह उनके लिए जो परिणाम आएंगे वो सकारात्मक आएंगे और अच्छे आएंगे। और जो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि 40 मिनट की क्लास है, आराम से निकाल दो, तो वो फिर उनकी जो सुनने की क्षमता है, जो बोध की क्षमता है, वो उतनी ही होगी। लेकिन अभी मेरे को आपको जो इन्फॉर्म करना था वो ये कि कमिंग मंडे, आने वाले सोमवार को वाद विवाद गतिविधि आयोजित की जाएगी। 11th में और 12th में जिन बच्चों ने हिंदी ऑप्शनल लिया है उनके लिए तो 100% अनिवार्य है पार्टिसिपेशन, क्योंकि उनका जो असेसमेंट है, जैसे पीरियडिक्स होते थे आपके, तरह तरह के सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज होती थी, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर असेसमेंट। मैम मुझे भाग लेना है, मुझे नहीं लेना है, नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, पार्टिसिपेट करना ही है। विषय मैंने व्हाट्सएप आपका जो ग्रुप है सेंड कर दिया है। अब आपकी स्वेच्छा है कि आप पक्ष में बोले या विपक्ष में बोले।
आप विषय के पक्ष में भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं और विपक्ष में भी। पक्ष और विपक्ष दोनों आपकी चॉइस पर निर्भर है, कोई कंपल्शन नहीं। ठीक है, अब कोई सवाल पूछना है तो बताइए, इससे संबंधित कोई प्रश्न है किसी के मन में? एनी क्वेश्चन? टॉपिक है ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से बेहतर है। अगर नहीं समझ आया हो तो समझ आ गया होगा, उम्मीद है हिंदी के विद्यार्थी हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? मोहित, समझ में आ गया? यस मैम। अब बेहतर है या नहीं, तो यदि आप इसके पक्ष में बोलना चाहते हैं कि हाँ बेहतर है, और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है उसी में वही अच्छा है हमारे लिए, यू हैव टू डिसाइड। ओके, और काजल आप क्यों नहीं आए थे पिछली क्लास में बेटा? पिछली क्लास में आप नहीं थे? मैम तबीयत खराब चल रहा है थोड़े दिन से। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? यस मैम, तबीयत खराब चल रहा है थोड़े दिन से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखो, सभी बच्चे अपना ध्यान रखो, है ना? अभी ठीक है, आज ठीक लग रहा है ना? तो अपने आप को तंदुरुस्त और स्वस्थ रख पाएंगे ना, तभी कुछ कर पाएंगे, है ना? इसलिए कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे फोन कर लो, है ना? कुछ पूछना है फोन करके पूछ लो। यस ऋतु, कुछ कहना है? नहीं, चलो आज की हमारी क्लास में ऋतु है, मोहित है, काजल है, यानी 3 बच्चे तो आज हैं ही नहीं। नरेंद्र, अदिति और सुधांशु का तो मैसेज आ गया, सुधांशु का तो मैसेज आ गया, उसको कुछ परेशानी है इसलिए वो नहीं आ पाया आज। ओके, तो अब हम आज की क्लास कंटिन्यू करें। तो वाद विवाद आपका टॉपिक हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगे। पक्ष विपक्ष में से आप किसी भी आपकी इच्छा है, पक्ष में बोले या विपक्ष में बोले, और बोलने की जो समय सीमा है वो अधिकतम 4 मिनट, है ना? और गतिविधि का आयोजन सोमवार को, सोमवार अपनी जो क्लास होती है उसमें होगा। यदि उसमें नहीं हो पाया, अधिक समय की आवश्यकता होगी, तो फिर अलग से एक और मीटिंग प्लान करेंगे शाम के समय में या जैसा भी। ठीक है, बता देंगे, वो तो देख के समझ में आ जाएगा। यदि ऑनलाइन क्लास में ही संपूर्ण हो जाती है तो वेरी गुड, क्योंकि कम बच्चे हैं 11th में। ठीक है, मोहित चैप्टर रीडिंग शुरू करें। यस मैम। कौन सा पार्ट चल रहा था बेटा अपना? अक्क महादेवी कंप्लीट हो गया था। यस मैम। है ना? आज हम निर्मला पुतुल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले निर्मला पुतुल के बारे में पढ़ेंगे, फिर आओ मिलकर बचाएं। मोहित शुरू कीजिए। मोहित आपको आवाज आ रही है? यस मैम। तो बेटा शुरू करो। निर्मला पुतुल, जन्म सन 1972, दुमका, झारखंड। प्रमुख रचनाएं: नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा।
घर में शिक्षा का माहौल होने, पिता और चाचा शिक्षक थे, के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग की डिप्लोमा किया और काफी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संताली समाज और इग्नू क्या है पता है आपको? इग्नू अभी आपने पढ़ा इग्नू से? नो मैम। नहीं पता? इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, यस। ओके आगे। संताली समाज और उसके राजपूत से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों और तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज के का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियों हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में हैं। वे यस, आदिवासी वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संताली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती हैं। संताली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें शिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। आओ मिलकर बचाएं में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बेहतर संदर्भ में यह कविता समाज के उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। संताली भाषा से हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है। यस। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है आओ मिलकर बचाएं, और मोहित ने भी पढ़ा भी, आपने अपनी किताब के माध्यम से जाना कि निर्मला पुतुल का मुख्य ध्येय है कि किसे बचाएं? अपने पर्यावरण को बचाएं, आदिवासी। अपनी संस्कृति को बचाएं। अगर आप देखें तो ये जो कविता है ना, ये आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि कितने समय पहले जब उन्होंने लिखी होगी ना, कितने समय पहले से विद्वान लोग, साहित्यकार लोग, पर्यावरण के जो जानकार हैं वो लोग कब से गुहार लगा रहे हैं कि पर्यावरण को बचाओ, इसको स्वस्थ बना रहने दो, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए पर्यावरण के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर आपको याद होगा तो आपने आई थिंक क्लास 10th में पढ़ा था, कौन सा चैप्टर था? अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, जिसमें ये बताया गया था कि मनुष्य ने अपनी स्वार्थपरता के कारण जो जल स्तर है उसको समाप्त करना शुरू कर दिया। आपको ध्यान आ रहा है, आपने पढ़ा था, पहले समुद्र ने अपने पांव समेटे, फिर वो उकड़ू बैठ गया, है ना याद? लेकिन जब प्रकृति की सहन शक्ति समाप्त हो जाती है तो इस चैप्टर में एक पंक्ति है, जो जितना बड़ा होता है या जिसकी सहन शक्ति जितनी गहरी होती है, जितनी व्यापक होती है, उसका क्रोध भी उतना ही व्यापक होता है। तो जब प्रकृति को क्रोध आता है, जब हम नदियों पर बांध बनाते जा रहे हैं, नदियों को का जो उनका जो या जो पहाड़ी इलाके हैं वहां जाकर हम प्रदूषण कर रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे हैं, तब जब बाढ़ आती है तब फिर मनुष्य अपने न ज्ञान से, न अपनी शक्ति से, न अपनी दौलत से, किसी भी तरह से मनुष्य बच नहीं पाता। तो निर्मला पुतुल को चिंता है अपने पर्यावरण को बचाने की,
अपनी संस्कृति को बचाने की, अपने समाज को हर प्रकार के प्रदूषण से बचाने की, चाहे ये प्रदूषण मन का हो या तन का हो, बाहरी हो या भीतरी हो। ठीक है, ओके। अब पोएम पढ़ेंगे। काजल, किताब है आपके पास? कोई तकलीफ तो नहीं है? पढ़ पाओगे? पढ़ पाओगे आराम से? ओके, ठीक है, कुछ पंक्तियां पढ़ दो। काजल, आवाज नहीं आ रही बेटा। काजल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अपना वीडियो कैमरा ऑफ करके पढ़ो तो। कैमरा ऑफ करके पढ़ने की कोशिश करो, शायद आवाज क्लियर है। अब पढ़ो। आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को खड़ी इंडिया में। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, बस ढूंढी रुक होती जाइए, काजल दिनचर्या रुक में। जाइए। काजल बस, काजल इतना ही पढ़िए। ठीक है ऋतु, व्याख्या करने की कोशिश कीजिए। काजल ने जो पढ़ा ना, एक एक पंक्ति पढ़िए। आपको, आपसे नहीं मन पड़ेगा तो आई एम विथ यू, तो मैं व्याख्या करूंगी, लेकिन पहले आप कोशिश करें। आप कर सकते हो, चिंता मत करो। माइक ऑन करो और शुरू हो जाओ। जो बस्तियां हैं उन्हें किसी चीज से दूर रखने की बात होती है। हाँ, पंक्ति पढ़ो, पहले पंक्ति पढ़ो, पंक्ति पढ़ो। अपनी बस्तियों को नंगे होने से, शहर की आबो हवा से बचाते। आबो हवा का मतलब क्या होता है? आस पास। मैं बता सकता हूँ। यस, ओके ओके, चलो काजल की बताने की इच्छा है। ठीक है काजल, आप बताओ, फिर ऋतु वापस बताएगी। हाँ, यस काजल। मैम मेरे हिसाब से इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा जहाँ पर हम रह रहे हैं उस जगह को मतलब दूषित ना करें। हम पॉल्यूशन है उसे फैलाए ना, हम वेरी अपनी गुड। हवा को दूषित ना करें। वहाँ पर उसकी वजह से जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो मतलब कि और उन्हें ज्यादा काटे ना, पेड़ पौधों को काटे ना, एनवायरनमेंट अच्छा रहे। वेरी गुड, यस। हम अपने पर्यावरण को, अभी आप महसूस कर रहे हैं कि जब मनुष्यों ने बाहर निकलना थोड़ा कम कर दिया है, नदियों के पास जाना कम कर दिया है, तो नदियों का जल तो शुद्ध हुआ ही है। उन नदियों से जो खेती बाड़ी होती थी, आसपास का जो वातावरण सिंचा जाता था, सिंचित होता था, आप विश्वास नहीं करोगे, रिजल्ट ये है कि अब सब्जी भाजी सब पहले की अपेक्षा अच्छे से ग्रो होने लगी है, क्योंकि विषैला और दूषित जल अपेक्षाकृत स्वच्छ हो गया। तो यहाँ निर्मला पुतुल प्रार्थना करती हैं कि आओ हम मिलकर अपने परिवेश को उस आबो हवा से बचाएं जो प्रदूषण फैलाती है। ठीक है, ओके। आगे की व्याख्या कीजिए। काजल, आप करोगे? अच्छा, मुझे ना पंक्तियां थोड़ी अस्पष्ट सुनाई दे रही है थोड़ा सा। मोहित, आप पढ़ो जरा पंक्तियां दो दो करके, व्याख्या ऋतु और काजल करेंगे। ठीक है मैम शुरू से? नहीं, दो पंक्तियां तो हो गई, उसके आगे बढ़ो। मैं आप
अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग भाषा में झारखंडीपन। बस यहाँ तक। ठंडी होती दिन से अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, इस बात से क्या आशय है? जिसको समझ में आ रहा है बता। निर्मला पुतुल चाहती है अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग। परगना जानते हो आप? जब अभी वोटिंग होती है ना, तो आते हैं लोग कि किस परगना में आता है आपका घर। याद है आपको वो शब्द, है ना? वार्ड। यस, खंड। जिस तरह से ना टुकड़ों में एक लिमिटेड एक मेजरमेंट के तहत बांट दिया जाता है अलग अलग टुकड़ों में। तो संथाल परगना की माटी का रंग माने संथाली समाज की। अब मिट्टी के रंग से क्या आशय है? चेहरे पर मिट्टी का रंग हो मतलब बताओ। स्किन कलर। नहीं, वही तो, वो तो वही कह रहे हैं कि चेहरे पर संथाल परगना की मिट्टी का रंग हो, मतलब संथाली समाज में जो मिट्टी है वो सबके चेहरे पर दिखाई दे, ऐसा कुछ, या इसमें कोई और मीनिंग छिपा है? उसका सम्मान करना या कुछ समर्पण। माटी के रंग से मतलब है अपनी संस्कृति की पहचान, है ना? हम भारतीय हैं, इस बात का कैसे पता चलेगा? हमारे आचार व्यवहार से, हमारे व्यवहार करने के तरीके से। यदि आप अभी तो इंडिया में हैं, भारत में हैं, यदि आप किसी कार्यवश विदेश भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं आप, लोग आपको आपके व्यवहार से पहचान लेते हैं। अगर आपने वहां का पहनावा भी पहन लिया, आपने ड्रेस वैसी पहन ली जैसी वहां के लोग पहनते हैं, फिर भी जैसे ही आप बोलोगे, जैसे ही आप बातचीत करोगे, तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि आप यहाँ के नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके चेहरे पर आपकी माटी का रंग दिखता है। इज इट क्लियर? अब इसे और व्याकरणिक दृष्टि से देख लें। माटी का रंग एक लक्षणा है। लक्षणा का मतलब होता है किसी बात को डायरेक्ट ना कहकर इनडायरेक्ट कहना। आपने हिंदी में मुहावरे पढ़े हैं ना, जैसे तुम तो ईद के चांद हो। ईद और चांद से कोई आशय नहीं है ना? अगर मैंने कहा कि आप तो मेरी आंखों के तारे हो, माने आप मुझे बहुत प्यारे हो, मेरी आंख से, मेरी आईबॉल से इस बात का कोई संबंध नहीं है। लेकिन आंख के तारे हो, बहुत प्यारे हो, ईद के चांद हो, बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो। तो जिस तरह से हम मुहावरों में जो कहते हैं उसका वो अर्थ नहीं होता, अर्थ कुछ और होता है। वैसे ही यहाँ पर माटी का रंग लक्षणा है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, माटी का रंग में लक्षणा निहित है। लक्षणा अर्थात कुछ और अर्थ छिपा होना, कुछ और मीनिंग होना। ठीक है? तो चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग और भाषा में झारखंडीपन, यही है ना मोहित? आगे और क्या है? हर यस मैम। प्रत्येक को अपनी भाषा से बड़ा प्यार होता है और होना भी चाहिए। हम दिखावे की संस्कृति को ओढ़ सकते हैं, हम दिखावे के लिए किसी और भाषा में व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन आप महसूस करके देखो, आप विश्वास करके देखो, आपके मम्मी या पापा जिस तरह से बात करते होंगे, जिस भाषा में बात करते होंगे, चाहे वो मराठी हो, बंगाली हो, गुजराती हो,
या हिंदी ही हो, आपको उस भाषा में बात करने में कंफर्टेबल लगता है। आप जब अपने घर से बाहर आते हो, चाहे वो स्कूल है, समाज है, अपने ऑफिस में है, कहीं और जाते हो, तब आप आसपास के परिवेश की बनावटी भाषा का प्रयोग करते हो, है ना? लेकिन जब मन की बात कहनी है किसी से अपने परिवार में, तब आप उसी चिर परिचित भाषा का प्रयोग करते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। लेकिन यहाँ निर्मला पुतुल कहती हैं कि चेहरे पर होना चाहिए माटी का रंग और भाषा में होना चाहिए झारखंडीपन। वो संपूर्ण संथाली समाज से आग्रह करती हैं कि कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, अपनी संस्कृति को मत भूलो और अपनी भाषा का सम्मान करते रहो। हमेशा अपनी भाषा का सम्मान करो, ठीक है? क्यों क्यों करो अपनी भाषा का सम्मान? क्या जबरदस्ती है? निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। अपनी भाषा की उन्नति में ही समस्त प्रकार की उन्नतियां छिपी हुई हैं, है ना? निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। ये किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। ठीक, अब यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, आगे का पढ़े। चलो आगे का पढ़िएगा मोहित, आगे की 2-4 पंक्तियां। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, खुलापन दिल का, बस अक्खड़पन, बस जुझारूपन भी। बस, ठंडी होती दिनचर्या। ठंडी होती दिनचर्या से क्या आशय? देखो कितनी लक्षणाएं हैं। ठंडी होती दिनचर्या मतलब समझाओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ, फिर तो कोशिश करो। ठंडी होती दिनचर्या, जैसे अभी माटी का रंग था वैसे ही ठंडी होती दिनचर्या। नहीं समझ आ रहा? जैसे हाफ ईयरली एग्जाम के टाइम पर आप लोगों का पढ़ने और समझने का जो जोश था, है ना, वो अब ठंडा पड़ गया। जैसे ही कोई असेसमेंट आएगा वापस आप एक्टिव हो जाएंगे। आजकल आपकी दिनचर्या ठंडी पड़ गई, यानी लोग अपने कार्यों के प्रति उदासीन हो गए। ठंडी पड़ती दिनचर्या में क्या चाहिए? वो एक पढ़ो, गर्माहट, जीवन की गर्माहट। यस, जीवन की गर्माहट। जो दिनचर्या ठंडी पड़ रही है उसमें आपको प्राण फूकने होंगे, उसमें आपको एक्टिवनेस, सजगता, सक्रियता का समावेश करना होगा। किसको? संपूर्ण संथाली समाज को। ठीक है, ओके। आगे हरापन, मन का हरापन, भोलापन दिल का। मन हरा हो। अब मन हरा होने से क्या आशय है? मन में खुशियां हो, उल्लास हो, उमंग हो, चेहरे मुरझाए हुए रोते हुए से ना हो, और भोलापन मन का, मन में सादगी हो, बनावटीपन ना हो, पाखंड ना हो, झूठ ना हो, दिखावा ना हो, मन खुशियों से भरा हो और भोलापन हो, है ना? यस, आगे अक्खड़पन और जुझारूपन भी। अक्खड़पन भी चाहिए। अक्खड़पन कौन सा? कबीर जैसा, संत कबीर जैसा,
किसी से अनावश्यक किसी बात के लिए दबना नहीं है, जो सही लगता है वो करना है। अक्खड़पन चाहिए और जुझारूपन भी चाहिए। जुझारूपन माने संघर्ष करने की शक्ति, संघर्ष करने की चाह, तो हारना नहीं है। जीवन में दिनचर्या को ठंडे नहीं पड़ने देना है। दिनचर्या में चुस्ती चाहिए, सुस्ती नहीं चाहिए। मन आनंद से भरा हुआ होना चाहिए और भोलापन, सादगी बरकरार होनी चाहिए। लेकिन सत्य के लिए लड़ने का साहस होना चाहिए और संघर्ष करने की शक्ति होनी चाहिए। ठीक है? यस मोहित, आगे बढ़ो। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार। भीतर का भीतर की आग, आग, आग का मतलब यहाँ जोश, अंतर मन में एक्साइटमेंट हो, जोश हो, एनर्जी हो। और माइक ऑफ मत करो आप। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन। धनुष की डोरी, जैसे धनुष की डोरी यानी प्रत्यंचा चढ़ाकर जिस तरह से निशाना साधा जाता है, तो धनुष की डोरी का कसाव और जिस तीर से आप आक्रमण करने वाले हो उसका नुकीलापन, यानी अपने लक्ष्य के प्रति आपकी एकाग्रता, लक्ष्य को साधने की आपकी कुशलता, ये बरकरार है। और तीर का नुकीलापन, हाँ, तीर का नुकीलापन, लक्ष्य को साधने की आपकी पैनी दृष्टि। कुल्हाड़ी की धार, कुल्हाड़ी जैसी तेज धार, है ना। आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है, वो अत्यंत क्लियर हो, शार्प हो, उनमें कहीं भी उथलापन ना हो। और जंगल की ताजा हवा, जंगल की ताजा हवा, जंगल से जो आने वाली वायु है जिसमें प्रदूषण नहीं है, यानी प्रदूषण मुक्त वातावरण, है ना। नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन। देखो कहाँ से क्या क्या चुराया। नदियों की निर्मलता, नदियों की स्वच्छता और जल की जो निर्मलता है वो हो, गंदगी नहीं हो, और पहाड़ों का खुलापन। Am I correct? पहाड़ों की जो ऊंचाइयां हैं, पहाड़ों का जो मुक्त वातावरण है, वह हमारी जिंदगी में शुमार हो, शामिल हो। ठीक है? यस मोहित। गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। गीतों की जो मधुरता है, गीतों का माधुर्य हो, मिट्टी का सौंधापन हो। कभी आपने जब पानी छिड़का हो अपने दरवाजे पर जहाँ मिट्टी हो, तो जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है, यही सौंधापन, यही बिल्कुल प्राकृतिक जो अनुभव है, जो अनुभूतियां हैं, वह हमारी जिंदगी से जुड़े रहे। और लास्ट क्या था बेटा, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट, फसलों की लहराहट, यानी समृद्धि से परिपूर्ण। फसल जब हरी भरी होगी तो हमारा जीवन कैसा होगा, सुख समृद्धि से भरा हुआ। किसान की वैल्यू हम समझें, है ना, किसान की कीमत समझें और कृषि से संबंधित कार्यों में हम अपने मन को लगाएं, उसकी उपेक्षा ना करें, उसके प्रति अपना लगाव बनाए रखें। और नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। बहुत जरूरी है। ये आपको समझ में आया कितनी अच्छी अच्छी उपमाएं हैं। यदि आपको नाचना है तो खुला स्पेस चाहिए। अगर स्पेस नहीं है तो आपके कदम, आपकी अभिव्यक्ति नहीं कैद होकर रह जाएगी। गाने के लिए, मुक्त कंठ से गाने के लिए कुछ गीत हो, जी भर के आप हंस सकें और
सबसे बड़ी बात, अगर आपके मन में कोई कष्ट है, कोई दुख है, किसी बात को लेकर आप अंदर ही अंदर नकारात्मक भाव से भर रहे हैं, तो मुट्ठी भर एकांत, कोई ऐसी जगह हो जहाँ जी भर के रो सको, और साथ ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ जी भर के हंस सको। सामाजिक मर्यादा के कारण ना तो हम खुल के हंस पाते हैं और ना खुल के कभी रो पाते हैं। तो कई बार ऐसी छटपटाहट होती है कि कहीं एकांत में जाकर, मन करता है ना, कहीं एकांत में जाने का मन है। मनुष्य एकांत में क्यों जाना चाहता है? अपने मन की करने के लिए, जी भर के खेलना है या जी भर के हंसना है या जी भर के रोना है। तो मनुष्य को इतने डब्बे जैसे छोटे छोटे घरों में जो कैद होता जा रहा है हमारा जीवन, निर्मला पुतुल अपेक्षा करती हैं कि मनुष्य को खुलापन मिले, मुक्त आकाश मिले, ऐसे ऐसा ऐसा माहौल मिले जहां वो अपने मन की कर सके, कह सके। ठीक है, ओके मोहित, नेक्स्ट। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। बूढ़ों को शांति चाहिए, बच्चों को हरी भरी घास चाहिए खेलने के लिए। यस, ओके, कंप्लीटेड। मैम और भी है। यहाँ पढ़ो। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। आखिर में वही निवेदन करती हैं, माना कि प्रदूषण व्याप्त हो गया है, माना लोगों की सोच भी दूषित हो गई है, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है जिसे बचाया जा सकता है। आओ हम सब मिलकर अपने परिवेश को बचाएं, अपने अंतर मन को दूषित होने से बचाएं। और बहुत होता है खतरनाक, ये नहीं है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, खतरनाक ये नहीं है कि लोगों के पास हंसने का कारण नहीं है, खतरनाक ये बात है कि लोग हंसना चाहते नहीं है। खतरे भरी बात ये है कि लोग काम करना चाहते नहीं है। बुरी बात ये नहीं है कि स्कूल बंद हो गए हैं, बुरी बात ये है कि अधिकांश विद्यार्थी पढ़ना चाहते नहीं। कितनी बड़ी क्लास हो, कितनी भी बड़ी क्लास हो, ऑनलाइन क्लास में इसका प्रमाण मिलता है कि मुश्किल से 2 या 3 बच्चे हैं जो आगे आकर अपने मन की बात कहते हैं, अपने से आगे आते हैं। तो हम कह सकते हैं बचाने को अभी बहुत कुछ बाकी है, आओ मिलकर बचाएं। ठीक है, अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और कुछ पूछना है तो फिर डिस्कस करेंगे। ओके, शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू बेटा, प्लीज टेक केयर।